हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए एंड पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा फ्रेश बैच हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी को। क्लास 12 की बायोलॉजी में हम पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक कवर करने वाले हैं। साथ साथ ही हमारा इंग्लिश मीडियम का भी बैच चल रहा है और इन दोनों बैचेस की क्लासेज जो हैं वो पैरेलल चलती रहेंगी। यानी लगभग 7 बजे के आसपास शाम में इंग्लिश मीडियम की क्लास होगी, फिर रात 8 बजे के आसपास आपकी हिंदी मीडियम की क्लास होगी। तो प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों के साथ, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ चैनल को शेयर करिए और जो आपके वीडियोस होंगे उनको भी शेयर करिएगा। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपना फीडबैक भी दीजिएगा कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। देखिए हमारा पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है हमारा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि जनन क्या होता है। सबसे पहले ये समझेंगे कि जनन क्या होता है, फिर ये समझेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है, फिर हम आएंगे कि हमारे पुष्पीय पौधे क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप छोटी सी हेडिंग लगाइए बेटा, जनन, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। जनन क्या है? देखिए दुनिया भर में कोई भी जीव होगा वो अपने समान नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है ताकि उसके जाति का अस्तित्व बना रहे। अभी आप सोचो कि जितने भी दुनिया भर में इंसान हैं, अगर ये इंसान जनन करना बंद कर दें तब क्या होगा? जनन करना बंद कर देंगे तो इसका मतलब है कि नए इंसान की उत्पत्ति नहीं होगी, यानी नया इंसान धरती पर नहीं आएगा। जब नया इंसान धरती पर नहीं आएगा तो जो पहले से इंसान मौजूद है उनकी उम्र कितनी होगी? मैक्सिमम 70-80 साल या 90 साल। तो लगभग 100 साल के अंदर अंदर धरती की पॉपुलेशन एकदम से क्या होगी? गायब हो जाएगी, है ना। जो आज पैदा हुआ होगा बच्चा, मैक्सिमम वो कितने साल जिंदा रह सकता है? मान लो चलो 100 साल जिंदा रहा, लेकिन 100 साल बाद फिर क्या होगा? क्योंकि वो बच्चा तो जनन करेगा नहीं है। तो यही समझ लीजिए बेटा कि जनन जो है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो सर जनन क्या है फिर? देखो जनन क्या है बेटा, किसी जीव द्वारा अपने ही समान नए संतान को उत्पन्न करने की क्षमता को ही आप क्या कहते हो? जनन कहते हो। तो क्या लिखेंगे जनन को? किसी जीव द्वारा अपने समान नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है, ठीक है। अब जनन की प्रक्रिया में जो जीव भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, ठीक है। तो जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवों को जनक या पेरेंट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अच्छा ठीक है। अब जो हमारा जनन होता है ना, जनन तो हमने देख लिया क्या होता है। अब जनन में हमें क्या देखना है? लैंगिक जनन। तो बेटा लैंगिक जनन क्या है? जनन जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लगाते हैं बेटा हम लोग, जनन के प्रकार। तो जनन कितने टाइप का होता है? जनन मुख्यतः 2 टाइप का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लिखिए जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला लिखिए आप अलैंगिक जनन, दूसरा आप लिखिए बेटा लैंगिक जनन, ठीक है। अब अलैंगिक जनन क्या है? देखिए एक जनन ऐसा होता है ना जिसमें 2 अलग अलग पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है। तो ऐसा जनन जिसमें
मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट की नीड नहीं होती है, केवल एक ही कोई पेरेंट होना चाहिए, उसी से क्या होगा, एक नए ऑर्गेनिज्म का विकास हो जाएगा, एक नए जीव का विकास हो जाएगा। तो ऐसा जनन क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है, ऐसा जनन जिसमें दो अपोजिट सेक्स वाले, यानी एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, दो अपोजिट सेक्स वाले आपके पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, ऐसा जनन क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। तो सिंपल से समझेंगे, अलैंगिक जनन क्या है, ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन समझ आ गया। अब चलते हैं लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन क्या है, ऐसा जनन जिसमें दो अपोजिट सेक्स वाले जनक की आवश्यकता होती है, जैसे एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। तो अलैंगिक जनन को कैसे परिभाषित करेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे, ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, एक जनक की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। लैंगिक जनन क्या है, ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत लिंग वाले, यानी मेल एंड फीमेल, यानी नर व मादा वाले जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। अलैंगिक जनन वो होगा जिसमें केवल एक जनक चाहिए। लैंगिक जनन वो होगा जिसमें दो विपरीत लिंग वाले यानी नर युग्मक बनाने वाले नर जनक और मादा युग्मक बनाने वाले मादा जनक की आवश्यकता होती है, उसको आप क्या कह रहे हो, लैंगिक जनन। अच्छा, अलैंगिक जनन की एक खास बात है बेटा कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। किसका निर्माण नहीं होता बेटा, युग्मक का। तो लिखेंगे इसमें युग्मक, जिसको आप गैमीट कहते हो, युग्मक का निर्माण नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो आपका अलैंगिक जनन है, इस अलैंगिक जनन में मेनली कौन सा विभाजन होता है, मेनली होता है समसूत्री विभाजन। कोशिका का विभाजन आपने पढ़ा होगा, दो तरीके का विभाजन होता है, समसूत्री एंड अर्धसूत्री। तो समसूत्री विभाजन किस में होता है, अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन के लिए अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है, अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन क्या है। मान लो एक कोशिका है, ये एक कोशिका है। इस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है 46। कितनी है, गुणसूत्रों की संख्या है 46। अब इस कोशिका को करना है बेटा विभाजन। मान लो ये हमारी ही कोशिका है, हमारे कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ठीक है, तो इस कोशिका को क्या करना है बेटा, विभाजन करना है। तो विभाजन करने के लिए पहले क्या करती है ये, पहले जाती है ये अंतरावस्था में, पहले जाती है ये अंतरावस्था में, जिसको हम लोग इंटरफेज कहते हैं। ये कहाँ जाती है, ये जाती है अंतरावस्था में, ये जाती है इंटरफेज में। इंटरफेज में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा। G1 होती है, S होती है एंड G2 होती है। ठीक है, एस फेज वो अवस्था है जहाँ पर कोशिका के अंदर का जो DNA होता है वो डबल हो जाता है। गुणसूत्र डबल नहीं होता बेटा, DNA क्या होता है उसका डबल हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर अब ये सेल जो है अंतरावस्था को पार करने के बाद अब ये मैच्योर हो गई है, एकदम मैच्योर हो गई है और विभाजन के लिए तैयार है। ठीक है, अब जब G2 अवस्था को पार करेगी सेल, तो सेल का साइज बड़ा हो जाएगा, उसके कोशिका के अंग भी क्या होंगे, डबल वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सेल क्या करेगी, अब ये सेल एंट्री करेगी कहाँ पर, ये सेल करेगी एंट्री यम फेज में।
कहाँ पर एंट्री करती है? ये सेल एंट्री करती है बेटा यम फेज में, यानी यम अवस्था में। कहाँ एंट्री कर रही है ये एंट्री कर रही है बेटा यम अवस्था में। यम अवस्था में आने के बाद, यम अवस्था में आने के बाद इसमें क्या होगा? विभाजन होता है। क्या होगा? विभाजन होता है। अब वो विभाजन जो है ना समसूत्री भी हो सकता है और वो विभाजन जो है बेटा अर्धसूत्री भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा? यहाँ पर देखो कहीं पर विभाजन हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पर कोशिका कैसी है? 46 वाली है। तो मान लो समसूत्री विभाजन करने जा रही है ये वाली कोशिका, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है बेटा? 46 है। सम का मतलब होता है समान, सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र वाली, समान गुणसूत्र वाली। ठीक है, तो जब समसूत्री विभाजन होगा ना तो किसी एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं बनती हैं बेटा? इससे बनती हैं ऐसे दो कोशिकाएं। ठीक है, और चूंकि विभाजन कैसा है? समसूत्री है। समसूत्री का मतलब होता है समान गुणसूत्र वाले, यानी 46 इसमें हैं तो 46 इसमें भी होंगे और 46 इसमें भी होंगे, तो 46 की दो कोशिकाएं बन गई, यानी जितने गुणसूत्र यहाँ पर थे उतने ही गुणसूत्र वाली नई कोशिकाएं बन रही हैं। इस कोशिका को नाम दिया हमने जनक कोशिका का। ठीक है, इसको हमने कहा पेरेंट सेल है। ये जो दो नई कोशिकाएं बनी है ना, इनको हमने कहा संतति कोशिका। इनको हमने क्या कहा? इनको हमने कहा संतति कोशिका। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन में क्या होगा? एक जनक कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बनती हैं और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। तो इसका मेन पॉइंट क्या है कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। जनक कोशिका के समान होती है। बेटा ये है तो बहुत छोटी बात है, हो सकता है आपको पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि आगे जो ये चैप्टर है इसके बाद वाला जो चैप्टर है उन सब में आप किसका इस्तेमाल करने वाले हो? इन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले, समसूत्री एंड अर्धसूत्री का, जहाँ पर आप गैमेट का फॉर्मेशन करोगे, क्योंकि ये पौधों में जन्म पढ़ रहे हो, इसके बाद वाले में मानव में जन्म पढ़ोगे, तो वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। अब चलते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन में। देखो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? सपोज करो ये एक कोशिका है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। ठीक है, ये हमारी जनक कोशिका है जो नई कोशिकाओं को जन्म देगी, तो इसको नाम दे दिया हमने जनक कोशिका का। ठीक है सर, अब क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनो। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ना वो दो स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? दो स्टेप में। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एंड अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एंड अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में क्या होता है? सबसे पहले इसमें क्या होगा? सबसे पहले होगा इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। जब फर्स्ट वाला होता है ना, तो फर्स्ट वाला जो होता है ना, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है बेटा। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो रही है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या हो रही है आधी। क्या हो रही है बेटा? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है। तो इससे कितनी कोशिकाएं बन रही हैं सर? इससे बन रही हैं दो कोशिकाएं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी है? आधी है। एक कोशिका आपकी ये बनी, एक कोशिका आपकी ये बनी। 46 का आधा कितना होता है? 23। इसमें भी आ गए आपके 23। तो 23 गुणसूत्रों वाली कितनी कोशिकाएं बनी? 2। अब जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की प्रोसेस है ना, वो इस वाली कोशिका में भी होगी और इसमें भी होगी। तो अब क्या होने वाला है बेटा? इसमें अब होने वाला है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इस वाले में भी क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बेटा, आप समझ लीजिएगा। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो रहा है, इसमें भी सेकंड हो रहा है। अच्छा, जब सेकंड होगा तब क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा?
इससे भी देखो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होता है ना, ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन जैसा होता है। किसके जैसा होता है? समसूत्री विभाजन जैसा। जैसे समसूत्री विभाजन में जनक कोशिका से दो समान वाली कोशिकाएं बनती हैं, सेम वैसे ही इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा तब क्या होगा? समान गुणसूत्र वाली कितनी कोशिकाएं बनेंगी? दो। यहाँ पर भी 23, यहाँ पर भी 23। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड बिल्कुल समसूत्री विभाजन के जैसा होता है। तो यहाँ पर भी 23 की बन रही, यहाँ पर भी 23 की, यहाँ पर भी 23 की, और यहाँ पर भी 23 की। ठीक है, तो अब देखो एक जनक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनी हैं? तो आप कहोगे सर 4 संतति कोशिकाएं बनी हैं। कितनी बनी है बेटा? ये बनी है आपकी 4 संतति कोशिकाएं। ठीक है, और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन के लिए एक खास बात लिख लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी होती है। जनक कोशिका की आधी होती है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी बेटा? अर्धसूत्री विभाजन की। अब ध्यान से सुनेंगे, ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र के पूरे नंबर होते हैं, गुणसूत्र के पूरी संख्या होती है, जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये जो कोशिका है ना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं 2n। 2n का मतलब ये कोशिका कैसी है? ये है द्विगुणित। इसको हम क्या कह रहे हैं? द्विगुणित कोशिका कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कोशिका है इसमें भी गुणसूत्रों के पूरे नंबर हैं। कैसी होगी बेटा? ये 2n, यानी ये भी कैसी है? द्विगुणित कोशिका है। यहाँ पर देखो आप समसूत्री विभाजन कर रही है ये वाली कोशिका, ये भी कैसी है? 2n है, इसमें गुणसूत्रों के पूरे नंबर है, यानी ये भी कैसी है बेटा? द्विगुणित कोशिका है। ठीक है, यहाँ पर जो कोशिका है ये भी कैसी है बेटा? इसमें भी गुणसूत्रों के पूरे नंबर हैं, ये भी 2n है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये भी कैसी है बेटा? 2n है। ये भी कैसी है? 2n है, यानी ये भी द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित है। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, यहाँ पर देखो क्या हो गया है? गुणसूत्रों के नंबर आधे हो गए हैं। तो 2n का आधा कितना होता है? 2n का आधा कितना होगा बेटा? 2n का आधा कितना होगा? 2n का आधा आपका 1n होता है। ठीक है, तो 2n का आधा कितना होता है? 1n। तो ये 2n थे, आधा हो गया इसका, यानी 1n यहाँ पर, 1n यहाँ पर। अब इसमें समसूत्री विभाजन जैसा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ है, तो यहाँ पर क्या बन रही है बेटा? यहाँ पर जो कोशिका बन रही है वो कैसी है? वो भी आपकी n है। तो ये सब क्या है? n। ठीक है, अच्छा 2n कोशिका को द्विगुणित कोशिका कहा, तो फिर n कोशिका को क्या कहेंगे? n को हम कहते हैं बेटा अगुणित कोशिका। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं अगुणित कोशिका का। क्या नाम दिया बेटा इसको? अगुणित कोशिका का। ठीक है, ये अगुणित कोशिका हो गई, ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी अगुणित कोशिका है। क्या है बेटा? ये भी आपकी अगुणित कोशिका है। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो एक द्विगुणित कोशिका से क्या बनती हैं? 2 नई द्विगुणित कोशिकाएं बन सकती हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, तो एक द्विगुणित कोशिका से क्या बनती है? 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ये n वाली कोशिकाएं कैसी होती हैं? अगुणित। याद रखेंगे बेटा, याद रखेंगे। ठीक है, अब सर आप ये बताइए कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत क्यों पड़ती है? समसूत्री क्यों नहीं करा लेते? क्यों जरूरत पड़ती है अर्धसूत्री विभाजन की? ये भी तो एक सवाल है ना कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर लैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होगा तब क्या होगा, और लैंगिक जनन में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब क्या होगा? आइए इस बात को समझते हैं। इसको समझने से पहले आप इसका अगर स्क्रीनशॉट करना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर वहाँ पर साइड में समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि लैंगिक जनन में हमें अर्धसूत्री विभाजन कराने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं। देखो ध्यान से सुनो बेटा इधर कि मान लो ये एक मेल है। क्या है बेटा? ये एक मेल है, और ये क्या है बेटा? एक फीमेल है।
इन दोनों को रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है, इन दोनों को रिप्रोडक्शन करना है। तो कौन सा जनन करेंगे बेटा, ये करेंगे लैंगिक जनन, ठीक है। क्या करेंगे, ये करेंगे लैंगिक जनन। अगर इनके लैंगिक जनन को देखो आप, इनके लैंगिक जनन को आप देखो तो इनमें क्या बनेगा, नर युग्मक, इनमें बनेगा मादा युग्मक, ठीक है। अब ध्यान सुनो बेटा, इधर मेल में जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, 46 क्रोमोसोम वाली होंगी, नहीं 46 गुणसूत्र वाली होंगी। इसमें भी कोशिकाएं कितनी होंगी, 46 गुणसूत्र वाली ही होंगी। इसमें भी 46 वाली कोशिकाएं हैं, इसमें भी 46 वाली कोशिकाएं हैं, क्योंकि मानव के अंदर क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 ही होती है। अब आगे आइए बेटा, ध्यान से समझते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करते हैं बेटा यहाँ पर। अब यहाँ पर इस 46 की कोशिका में अगर समसूत्री विभाजन होगा युग्मक बनाने के लिए, समसूत्री विभाजन होगा युग्मक बनाने के लिए, तो यहाँ पर कितने कोशिकाएं बनेंगी बेटा, यहाँ पर देखो कितनी कोशिकाएं बनेंगी, समसूत्री होगा तो यहाँ पर 2 बनेंगी, 46 और 46 की। ये हो गया आपका नर युग्मक, ठीक है। ऐसे ही बेटा यहाँ पर आप कराइए समसूत्री विभाजन, क्या कराने के लिए, समसूत्री विभाजन कराइए, क्या कराने के लिए, मादा युग्मक बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या बना रहे हैं बेटा, यहाँ पर आप बना रहे हैं मादा युग्मक। यहाँ पर भी 46 की कोशिकाएं हैं, यहाँ पर भी क्या है, 46 की कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये मादा युग्मक बन गया। अच्छा, तो अब समसूत्री विभाजन अगर हम कराते हैं, क्या कराने के लिए, ऐसा होता नहीं है, बट हम मान रहे हैं कि अगर लैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होगा तब क्या होगा, ये हम मान रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेटा कि अगर हमने समसूत्री विभाजन कराया नर युग्मक बनाने के लिए, अगर हमने समसूत्री विभाजन कराया मादा युग्मक बनाने के लिए, तब क्या होगा। तो देखो क्या होगा, क्या ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक जब आपस में मिलेगा तब क्या होगा, यहाँ पर क्या बनता है बेटा, यहाँ पर बनता है युग्मनज, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। क्या बन रहा है बेटा, जाइगोट बन रहा है। अब जाइगोट की खास बात क्या है बेटा, जाइगोट की खास बात क्या है, देखो ध्यान से, 46 ना आपका नर युग्मक है, 46 आपका मादा युग्मक है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के क्रोमोसोम मिल जाएंगे तो टोटल नंबर कितने बनेंगे बेटा, यहाँ पर 46 और 46 कितने हो जाएंगे, 92। अब ये युग्मनज की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 92 है और युग्मनज में लगातार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनेगा, यानी जो भ्रूण बनेगा, युग्मनज से क्या बन रहा है, युग्मनज से जो भ्रूण बन रहा है ना, समसूत्री हो रहा है। तो समसूत्री में तो समान गुणसूत्र वाली कोशिकाएं बनते हैं, तो इन सब में क्या होंगे बेटा, 92 गुणसूत्र होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो यहाँ इस भ्रूण से बेटा जो ह्यूमन पैदा होगा वो कैसा होगा, वो तो 92 क्रोमोसोम वाला होगा ना, और 92 क्रोमोसोम वाला ह्यूमन कभी पॉसिबल है, 92 क्रोमोसोम वाला ह्यूमन पॉसिबल ही नहीं है। एक क्रोमोसोम आगे पीछे हो जाते हैं तो इतनी सारी जो है एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, इतने सारे बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, इतनी सारी बीमारियां आ सकती हैं, ठीक है। तो एक गुणसूत्र के आगे पीछे होने से इतनी सारी दिक्कत है, यहाँ पर तो आपने पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ही बदल दिया, 46 के बजाय 92 कर दिया। तो ऐसा पॉसिबल है बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो किसी एक स्पीसीज़ में, अब देखो ये ह्यूमन की स्पीसीज़ ऐसी थी, ये मानव के जाति के लोग ऐसे थे, ये मानव के जाति के सदस्य ऐसे थे जिनमें 46 गुणसूत्र थे, और यही मानव के जाति का सदस्य ऐसा होगा जिसमें 92 गुणसूत्र होंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है बेटा, क्योंकि नेचर ने क्या किया है कि एक जाति के सदस्यों में हमेशा जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान होती है, ठीक है। इंसान कहीं का भी ले लो, चाहे इंडिया के ले लो, अमेरिका का ले लो, अफ्रीका का ले लो, नाइजीरिया का ले लो, कहीं का भी ले लो, ठीक है, आपको उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी मिलेगी, 46 ही मिलेगी, ठीक है। आप एक शेर में चले जाओ, एक शेर कहीं का भी शेर ले लो, एशियाटिक लायन ले लो, या फिर यूरोप में चले जाओ वहाँ का लायन ले लो, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा कि उसके क्रोमोसोम के नंबर क्या हैं, सेम है। तो एक जाति के, एक स्पीसीज़ के जितने भी सदस्य होते हैं उनके क्रोमोसोम के नंबर फिक्स होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि क्रोमोसोम के नंबर क्या हो, आगे पीछे हो। एबनॉर्मलिटीज़ आ गई वो अलग बात है कि एक आध ज़्यादा हो गया, एक आध कम हो गया, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान सुनेंगे बेटा, अब क्या ज़रूरत है, इसीलिए देखो बेटा क्या करते हैं, एक जाति में जरूरी क्या है कि जाति में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहे, तो उसके लिए क्या कराना पड़ता है हमें, अर्धसूत्री विभाजन। सपोज करो ये आपका मेल है, ये आपकी क्या है बेटा, फीमेल है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, आपकी फीमेल हो गई। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे, ये मेल है एंड दिस वन इज योर फीमेल, चलो लिख ही देते हैं, ठीक है। अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है। लैंगिक जनन के लिए आपको युग्मक बनाना पड़ता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो अब नर युग्मक बनाने के लिए इसमें हो रहा है बेटा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कितने स्टेप में होता है बेटा, 2 स्टेप में होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, कितने कितने बनेंगी, ऐसे 23 की 2 बन गई, ठीक है। और जब सेकेंड वाला होगा, जब सेकेंड वाला होगा अर्धसूत्री विभाजन, तब क्या होगा, 23 की और बन जाएंगी, यहाँ पर कुछ ऐसे सिनेरियो बन जाएगा।
अब देखो ये कोशिका 2n है, ये कोशिका कैसी है, n है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी है। इसको आपने कह दिया ये नर युग्मक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन अगर फर्स्ट होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी बेटा, 2 बनेंगी। कितनी कितने की, 23 की। फिर क्या होगा, इसमें ऐसा डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बन जाएंगी ऐसे, इस वाले से 23 की 2, इससे भी 23 की 2। होता क्या है कि ये 3 जो होती हैं काम की नहीं होती हैं, एक काम की होती है। ये आपका मादा युग्मक है, ये आपका नर युग्मक है। तो ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक मिलकर क्या बनाएगा, एक कोशिका बनाएगा। 23 गुणसूत्र यहाँ से, 23 यहाँ से कितने हो जाएंगे बेटा, 46। अब यहाँ से जो भ्रूण विकसित होगा ना, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46। इस भ्रूण से जो मानव पैदा होगा, इस भ्रूण से जो मानव पैदा होगा ना, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46। तो 46 वाले मेल फीमेल से 46 वाला बच्चा ही पैदा हो रहा है। तो इसलिए बेटा क्या है, आपको अर्धसूत्री विभाजन कराना पड़ता है, ठीक है। तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन इसलिए जरूरी है क्योंकि जाति में आपको क्या मेंटेन रखना है, जाति में गुणसूत्रों की संख्या को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ता है। तो ये बात हो गई किसकी बेटा, जनन की, ठीक है। ये बात हो गई लैंगिक जनन की। आई होप लैंगिक जनन का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा कहाँ पर, अपने इस कॉन्सेप्ट पर, पुष्पीय पौधों में है, ठीक है, कि पुष्पीय पौधे क्या होते हैं, उनमें क्या सिनेरियो चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आप लोग छोटी सी हेडिंग डालिए बेटा, पुष्पीय पौधे। पुष्पीय पौधे, पुष्पीय पौधों को कहा जाता है बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स, या क्या है आपके, फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। अब पुष्पीय पौधे क्या होते हैं, देखिए क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा पादप जगत का, यानी प्लांट किंगडम का। पादप जगत को आप कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, पादप जगत को आप 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हो, ठीक है। कितने कैटेगरी में बेटा, 5 कैटेगरी में। ध्यान से सुनेंगे बेटा, इधर ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। कितनी कैटेगरीज बनाई आपने, 5 कैटेगरी। पहली कैटेगरी होती है बेटा शैवाल की। शैवाल को आप क्या कहते हो, शैवाल को आप कहते हो एल्गी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं आपके ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तीसरी कैटेगरी में आते हैं आपके टेरिडोफाइटा। चौथी कैटेगरी में आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म, चलो हिंदी में इसका नाम लिखते हैं, इनको आप कहते हो अनावृत बीजी पौधे, इनको आप कहते हो अनावृत बीजी पौधे। इंग्लिश में इसको आप कहते हो जिम्नोस्पर्म, क्या है, जिम्नोस्पर्म। उसके बाद आते हैं बेटा आपके आवृत बीजी पौधे, इनको आप कहते हो बेटा एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये जो आवृत बीजी पौधे हैं ना, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें कभी ना कभी फूल लगते हैं। तो ये ऐसे पौधे हैं, ये ऐसे पौधे हैं जो अपने जीवन काल में, जो अपने जीवन काल में कभी ना कभी पुष्प धारण करते हैं, यानी इन पर कभी ना कभी क्या लगेंगे बेटा, फूल लगेंगे, ठीक है। इन पर कभी ना कभी क्या लगेंगे, फूल लगेंगे। अच्छा, कभी ना कभी फूल लगेंगे, इस वजह से ही इनको हम क्या कह रहे हैं बेटा, इस वजह से ही इनको हम पुष्पीय पादप कह रहे हैं। इसलिए आगे लिखते हैं, इसलिए इन्हें पुष्पीय पादप कहा जाता है, इसलिए इन्हें पुष्पीय पादप कहा जाता है, ठीक है, ठीक है सर। तो पुष्पीय पादप क्या हैं आपके, पुष्पीय पादप आपके आवृत बीजी पौधे हैं। एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि ये जो पुष्पीय पौधे हैं ना, ये क्या हैं, हमारे आवृत बीजी पौधे हैं, ठीक है। ये बात हमें क्लियर हो गई है कि हमारे पुष्पीय पौधे क्या होते हैं, आवृत बीजी पौधे होते हैं, ठीक है। पुष्पीय पौधे ही क्या हैं आपके, आवृत बीजी
यानी एंजियोस्पर्म्स हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे। हमने अगुणित और द्विगुणित का कॉन्सेप्ट सीख लिया। जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी है यानी वो 2n है, उसको हम द्विगुणित कह रहे हैं। जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी है वो क्या है बेटा, आपका अगुणित है, उसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला जो प्लांट है ना, ये जो पौधे होते हैं, मान लो क्या है बेटा, ये आपका एक शैवाल है। इस शैवाल की अगर आप कोई सेल देखोगे, इस शैवाल की अगर आप सेल्स को देखोगे ना, इस शैवाल की आप सेल्स को देखोगे ना, तो इस शैवाल की सेल्स कैसे होती है, अगुणित होती है। ठीक है, अगुणित होती है यानी n होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो शैवाल है ना, इसका मुख्य पौधा कैसा होता है, मुख्य पौधा अगुणित होता है। मुख्य पौधा क्या होता है, अगुणित होता है। मुख्य पौधा अगुणित होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये जो ब्रायोफाइटा है ना, अगर हम इस ब्रायोफाइटा को भी देखें, ये जो मेरा ब्रायोफाइटा है, ठीक है, इस ब्रायोफाइटा की सेल्स को भी देखें। ऐसे में हम गए बाजार में, सॉरी ऐसे हम गए तालाब में या फिर कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर नमी है, वहाँ पर देखा कि हमने ब्रायोफाइटा है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा की हमने वहाँ से एक सेल निकाली। सेल क्या निकाला, एक टुकड़ा निकाला, माइक्रोस्कोप में चेक किया और देखा कि वहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, अगुणित होती है। ठीक है, तो इसका भी मुख्य पौधा कैसा होगा, इसका भी मुख्य पौधा कैसा होता है, अगुणित होता है। ठीक है, अब चलते हैं टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी में। इन तीनों में अगर आप जाओगे, इन तीनों में अगर कोई प्लांट आपको दिखे, उसकी सेल निकालोगे ना, तो इन तीनों में प्लांट की जो सेल्स होती हैं ना, वो कैसे होती हैं, द्विगुणित होती हैं। तो इसका जो मेन प्लांट होता है, यानी जो मुख्य पौधा होगा, मेन प्लांट बोले तो मुख्य पौधा, इसका जो मुख्य पौधा होगा ना, वो कैसा दिखेगा बेटा, वो आपको द्विगुणित दिखेगा, द्विगुणित होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई कि शैवाल और ब्रायोफाइटा अगुणित कोशिका वाले होते हैं, टेरिडोफाइटा अनावृत बीजी और आवृत बीजी कैसे होते हैं बेटा, आपके द्विगुणित कोशिका वाले होते हैं। ठीक है, अब ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो आवृत बीजी पौधों में, यानी ये जो आवृत बीजी पौधों में आप जनन पढ़ रहे हो ना, इस आवृत बीजी पौधे के बारे में आप क्या पढ़ चुके हो। पहली बात तो इनके सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इनके सदस्यों की संख्या क्या है, अधिक है। ठीक है सर, मान लिया अधिक है। दूसरी बात बेटा क्या है, दूसरी बात ध्यान सुनो, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कि आवृत बीजी पौधों की जो बाह्य संरचना है, बाह्य संरचना के बारे में आपने कहाँ पढ़ा है, एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट की बाह्य संरचना होती है उसका एक चैप्टर है क्लास 11th में, वो आप पढ़ चुके हो। फिर इसकी आंतरिक संरचना, यानी इसमें कौन कौन से ऊतक होते हैं, डाइकॉट रूट कैसे होती है, एक बीजपत्री जड़, द्विबीजपत्री जड़, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा है। आंतरिक संरचना के बारे में भी पढ़ा है आपने, कहाँ पर, क्लास 11th में। तो आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसके जनन के बारे में। ठीक है, यानी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके रिप्रोडक्शन के बारे में, आवृत बीजी पौधों के रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से बेटा, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है बीजाणु उद्भिद और युग्मक उद्भिद का। किसका, बीजाणु उद्भिद का और युग्मक उद्भिद का। और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो चैप्टर को समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरे चैप्टर की एक प्रकार की समरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा। देखो, कोई भी प्लांट हो, चाहे वो शैवाल का हो, चाहे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, कोई सा भी हो, इन पांचों में किसी का भी प्लांट हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी पादप है। ठीक है, मेरे पास क्या है, कोई भी पादप है। ठीक है, चाहे वो शैवाल ले लो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, कुछ भी ले लो, कोई भी पौधा है ना, उसका बेटा एक जीवन चक्र होगा। जीवन चक्र होगा, यानी कभी तो वो पैदा होगा और कभी तो वो डेड हो जाएगा, कभी वो पौधा पनपेगा और कभी क्या होगा, डेड हो जाएगा। तो उसका भी क्या है, एक जीवन काल है। तो पौधा का जो जीवन चक्र होता है ना, उसके जीवन चक्र में बेटा दो अवस्थाएं आती ही आती है। कितनी अवस्थाएं, दो अवस्थाएं। एक अवस्था होती है आपका युग्मकोद्भिद की,
ठीक है। दूसरी अवस्था होती है आपकी बीजाणु उद्भिद की। युग्मकोद्भिद को कहते हो आप गैमेटोफाइट, बीजाणु उद्भिद को कहते हो आप बेटा स्पोरोफाइट। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है ना वो अगुणित अवस्था है। बीजाणु उद्भिद अवस्था जो है ना ये आपकी द्विगुणित अवस्था है। ठीक है। यानी ये क्या है आपकी, ये n वाली स्टेज है और ये क्या है बेटा, ये आपकी 2n वाली स्टेज है। ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। इन पांचों में कोई भी पौधा ले लो, चाहे जिस कैटेगरी का पौधा ले लो, उस पौधे में जो जीवन चक्र होगा उस पौधे का, उसमें दो स्टेज आनी ही आनी है। एक स्टेज आपकी युग्मक उद्भिद की होगी, दूसरी क्या होगी आपकी बीजाणु उद्भिद की होगी। ठीक है। अब जो बोल रहे हैं बेटा ध्यान से सुनिएगा, दो अवस्थाएं आती हैं, युग्मक उद्भिद भी आती है, बीजाणु उद्भिद भी आती है। ये बात एकदम फिक्स है, ये बात एकदम तय है। ठीक है। अब हो सकता है कि किसी एक कैटेगरी के पौधे में युग्मक उद्भिद अवस्था लंबे टाइम तक रहती हो। लंबे टाइम तक मतलब अगर पौधा 10 दिन का है तो उसमें 8 दिन जो है आपकी युग्मक उद्भिद रहती है, 2 दिन उसमें कौन सी रहती है, बीजाणु उद्भिद रहती है। ठीक है। तो ध्यान सुनेंगे बेटा, जिस पौधे में इन दोनों में जो अवस्था लंबे टाइम तक रहती है ना, उस पौधे को उसी कैटेगरी का पौधा कहा जाता है। जैसे देखो, जैसे ये शैवाल है, शैवाल के जीवन चक्र में युग्मकोद्भिद अवस्था ज़्यादा समय तक रहती है, बीजाणु उद्भिद अवस्था कम समय तक रहती है। ध्यान से सुनेंगे, शैवाल में युग्मकोद्भिद अवस्था लंबे टाइम तक रहती है, बीजाणु उद्भिद अवस्था कम टाइम तक रहती है। यानी n अवस्था लंबे टाइम तक है, 2n अवस्था कम टाइम तक है। तो इसका जो मेन पौधा होता है ना, इसीलिए वो कैसा होता है, अगुणित होता है। तो यानी इसका जो मेन प्लांट है, यानी इसका जो मुख्य पौधा है, इसका मुख्य पौधा कैसा है बेटा, युग्मकोद्भिद है। क्योंकि इसमें युग्मकोद्भिद अवस्था लंबे समय तक रहती है। पूरे जीवन काल में सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था रहेगी, युग्मकोद्भिद अवस्था रहेगी। इस वजह से इसका मुख्य पौधा कैसा हमने कह दिया, युग्मकोद्भिद कह दिया। ब्रायोफाइटा में भी सेम है, इसका भी मुख्य पौधा कैसा होता है, अगुणित होता है। तो इसका मतलब है कि अगर ब्रायोफाइटा का कोई पौधा लेंगे, उसमें देखेंगे तो ये जो हमारी युग्मकोद्भिद अवस्था है ना, यानी ये गैमेटोफिटिक स्टेज है ना, ये युग्मकोद्भिद अवस्था है, ये लंबे टाइम तक होती है। तो इसका भी मेन प्लांट कैसा होगा, इसका भी मेन प्लांट जो है वो कैसा होगा बेटा, इसका भी मेन प्लांट युग्मकोद्भिद होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब आ जाते हैं किसमें हम, टेरिडोफाइटा अनावृतबीजी और आवृतबीजी में, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। इनमें जब हमने देखा, तो इनमें हमने देखा कि जो ये बीजाणु उद्भिद अवस्था है ना, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है, युग्मक उद्भिद अवस्था बहुत कम समय तक रहती है। इस वजह से इसका मेन प्लांट कैसा होता है, द्विगुणित होता है। इसका मतलब इसका मेन प्लांट जो होता है ना, वो कैसा होता है बेटा, इसका जो मेन प्लांट होता है वो आपका बीजाणु उद्भिद होता है। कैसा होता है बेटा, वो आपका बीजाणु उद्भिद होता है। बात समझ आ रही है बेटा, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। तो अब समझ गए हो ना कि आवृतबीजी पौधे का जो मेन प्लांट होगा, आवृतबीजी पौधे का जो मेन प्लांट होता है ना, वो कैसा होता है, वो आपका बीजाणु उद्भिद होता है। यानी उसमें कौन सी अवस्था ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है, आवृतबीजी पौधों के जीवन में लंबे टाइम तक ये वाली अवस्था रहती है, कम टाइम के लिए कौन सी रहती है, युग्मक उद्भिद। ठीक है। बीजाणु उद्भिद होता है, यानी ये कैसा होता है बेटा, स्पोरोफाइट होता है। ठीक है। अब बीजाणु उद्भिद क्या होता है, बीजाणु को धारण करने वाली संरचना बीजाणु उद्भिद है, ऐसे सिंपल समझ लीजिए। बीजाणु को धारण करने वाली अवस्था, को क्या कहते हैं, बीजाणु उद्भिद। युग्मक को धारण करने वाली संरचना को नाम दे दिया आपने युग्मक उद्भिद। धारण करने वाली संरचना को आपने क्या कह दिया, युग्मक उद्भिद। इसका भी एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग कहाँ पर होता है। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए पुष्पीय पौधों के बारे में। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं किसका, बीजाणु उद्भिद और युग्मक उद्भिद की अवस्था कौन कौन सी होती है, कहाँ पर आती हैं, आवृतबीजी पौधों में। आवृतबीजी पौधों में किस प्रकार की
अवस्था आती है बीजाणु उद्भिद वाली और कैसे आती है युग्मक उद्भिद वाली। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि बीजाणु उद्भिद अवस्था हमेशा कैसी होती है बेटा, द्विगुणित है यानी 2n है। ये कैसी है बेटा, n है। तो जहाँ पर n अवस्था आएगी वो युग्मक उद्भिद कहलाएगा और जहाँ पर बीजाणु उद्भिद अवस्था आएगी वहाँ पर क्या होगा, वो 2n वाला होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं, इसको फटाक से रफ करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 1 मिनट बेटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखिए, बीजाणु उद्भिद व युग्मक उद्भिद बीजाणु उद्भिद व युग्मक उद्भिद। ठीक है, अभी क्या होते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले बेटा हम बनाते हैं एक एंजियोस्पर्म प्लांट। सबसे पहले क्या बनाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले एक एंजियोस्पर्म प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एक एंजियोस्पर्म प्लांट हो गया। ठीक है, ये उसका तना वगैरह हो गया और ये हो गई उसकी लीव्स वगैरह। एंजियोस्पर्म प्लांट है यानी ये क्या है हमारा, एक आवृत बीजी पौधा है। पौधा क्या कह दो, आवृत बीजी पेड़ कह दो। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, आवृत बीजी है तो इसके अंदर पुष्प लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ लगेगा सर। तो इसमें हम क्या लगा लेते हैं बेटा, इसमें हम लोग एक ऐसे पुष्प लगा लेते हैं। इसमें क्या लगा लेते हैं, एक पुष्प लगा लेते हैं ऐसे। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर एक फूल है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, इसको हम कह रहे हैं ये क्या है हमारा, एक पुष्प है। अब इस पुष्प के अंदर मान लिया ये पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी है कि इसका मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों हैं। द्विलिंग का मतलब नर व मादा भाग दोनों उपस्थित हैं। ठीक है, अब चलो देखो इधर ध्यान सुनो बेटा, ये हो गया एक ये संरचना ऐसे। इसी के बगल एक और संरचना बनाते हैं हम कुछ ऐसे। ठीक है, इस पुष्प के अंदर ये वाला ब्लू वाला पार्ट जो है वो नर वाला पार्ट है, ब्लैक वाला पार्ट क्या है, मादा वाला पार्ट है। तो इस पुष्प के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, इस पुष्प के अंदर 2 चीज़ें हैं। इस पुष्प के अंदर नर जनन भाग है, इस पुष्प के अंदर क्या है, इस पुष्प के अंदर मादा जनन भाग है। पुष्प के अंदर जो नर जनन भाग है ना, उसकी इकाई को हम कहते हैं पुंकेसर। इसकी इकाई को हमने क्या कह दिया, इसकी इकाई को कहा पुंकेसर, इसकी भी इकाई को हमने कहा स्त्रीकेसर। नर जनन भाग को आपने नाम दे दिया पुमंका, मादा जनन भाग को नाम दे दिया आपने जायांका, इसकी यूनिट को यानी इसकी इकाई को हमने क्या नाम दिया है, पुंकेसर का। ठीक है, अब पुंकेसर के अंदर एक संरचना है ये ऐसे, ये देख रहे हो आप गोल सी। इस पुंकेसर की संरचना को आप कहते हो बेटा परागकोश। इसमें क्या है, एक परागकोश है। सेम ऐसा ही यहाँ पर देखो एक उठी हुई संरचना है, कहाँ पर, एक उठी हुई संरचना है फीमेल पार्ट में, स्त्री केसर में। इस उठी हुई संरचना को बेटा आप कहते हो अंडाशय। क्या कह रहे हो इसको, अंडाशय कह रहे हो। परागकोश के अंदर एक छोटी सी संरचना होती है जिसको आप कहते हो लघु बीजाणु धानी। क्या कहते हो उसको बेटा, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, अंडाशय के अंदर एक संरचना होता है जिसको आप ऐसे, अंडाशय के अंदर देखो यहाँ पर एक छोटी सी ऐसे संरचना होती है गोल सी, ये वाली, ये संरचना आप देख रहे हो ना अंडाशय के अंदर है, इसको आप कहते हो बेटा बीजांड। क्या कहते हो, बीजांड। इसी को आपने कह दिया गुरु बीजाणु धानी। चलो इसी को एक नाम दे दिया आपने गुरु बीजाणु धानी का। ठीक है,
अब लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या भरी होती हैं, कोशिकाएं भरी होती हैं। उन कोशिकाओं को हमने नाम दिया लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या नाम दिया बेटा, उनको नाम दिया आपने लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, इनके अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको आप कहते हो बेटा गुर बीजाणु मातृ कोशिका। क्या कहते हो, गुर बीजाणु मातृ कोशिका। चलो, ये हो गया आपका गुर बीजाणु मातृ कोशिका। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर आपने अर्धसूत्री विभाजन कराया है? नहीं कराया है, आप केवल ऐसे देखते चले जा रहे हो। ठीक है, अब लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर होता है एक अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर क्या होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर बनेंगे ऐसी 4 कोशिकाएं। मान लो ये एक क्या है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका है। ठीक है, कैसी होती है, ये 2n होती है, क्योंकि आवृतबीजी पौधा कैसा होता है बेटा, ये पेड़ कैसा है, ये पेड़ तो आपका 2n है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भर में कहीं पर आपने अर्धसूत्री विभाजन कराया? नहीं कराया। तो जब किसी 2n सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा ही नहीं तो वो n बनेगा ही नहीं। तो अभी तक आपने क्या देखा है, यहाँ तक कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, यानी ये कोशिका कैसी है, 2n है। गुर बीजाणु मातृ कोशिका जो है ना बेटा, ये भी कैसी है, ये भी आपकी 2n है, क्योंकि इसमें भी अभी कहीं अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है। अर्धसूत्री विभाजन हो जाने के बाद यहाँ पर कितनी सेल्स बनती हैं, थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि सर 4 बनती हैं। इन संरचनाओं को आप कहते हो बेटा लघु बीजाणु। क्या कहते हो, इनको आप कह रहे हो लघु बीजाणु। कैसी होंगी बेटा, ये यन होती हैं, यानी ये कोशिकाएं कैसी हो गई, अब अगुणित हो गई हैं। कैसी हैं, ये अगुणित हैं। ठीक है, अब ये कोशिकाएं, अगुणित कोशिकाओं को आपने क्या नाम दिया, लघु बीजाणु। सेम ऐसा ही बेटा यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, एक अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 1 2 3 और ये 4। इन सबको कहते हैं बेटा गुर बीजाणु। क्या कहेंगे इनको, इनको कहेंगे गुर बीजाणु। इन सबको कहेंगे ऐसे, इन सबको नाम देते हैं किसका, हम लोग गुर बीजाणु का। ठीक है, अब इन गुर बीजाणु में आगे हम लोग देखेंगे कि 3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। तो ये जो फंक्शनल गुर बीजाणु है आगे जाके क्या बनाता है, आइए समझते हैं। देखो ध्यान सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे। ये वाला जो लघु बीजाणु है ना, एक लघु बीजाणु आगे जाके अपना विकास करता है, इसका विकास होता है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर भी क्या होता है, इसका भी विकास होता है। विकास होने में हमेशा याद रखिएगा समसूत्री विभाजन होगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि मेरे पास एक सेल है जो n गुणसूत्रों वाली है। अब n गुणसूत्रों वाली में अगर समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा बेटा, समसूत्री हो रहा है यानी समान गुणसूत्रों वाली बनेंगे, यानी n की कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। इसमें फिर से अगर समसूत्री हो जाए तब क्या होगा, इससे फिर से क्या बनेंगी, n बनेंगी। इससे इसमें भी समसूत्री हो जाए तो इससे भी क्या बनेंगी, n बनेंगी। यानी जनक कोशिका जैसे होगी वैसे ही गुणसूत्र वाली कोशिका बनती हैं समसूत्री विभाजन में। ये बात आप याद रखेंगे। इसका भी क्या हो रहा है बेटा, विकास हो रहा है। रुको, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा स्पेस ले लेगा ऐसे। इसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है ऐसे। ठीक है, जब इसका विकास होता है ना तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की संरचना बनती है ऐसे। देखो 7 कोशिकाएं दिख रही हैं, ये सब की सब कैसी हैं, यन है। इस संरचना को आप कहते हो बेटा भ्रूण कोश। क्या कहते हो, भ्रूण कोश। इंग्लिश में इसको आप कहते हो एम्ब्रियो सैक। यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इस लघु बीजाणु से भी विकास होगा, इसका भी विकास होगा, और विकास होने में समसूत्री विभाजन ही होता है। तो यहाँ पर भी विकास होगा, तो यहाँ पर कुछ एक ऐसी संरचना बनेगी। ये जनरल ऐसे बना दे रहे हैं। ये संरचना क्या कहलाती है बेटा, ये संरचना है आपका पराग कण। ठीक है, पराग कण के अंदर ये जो अंदर है ना, ये नर युग्मक है, और इसके अंदर ये जो है ना, ये आपकी अंड कोशिका है, यानी ये क्या है, मादा युग्मक है। फिर क्या होगा बेटा, फिर होगा परागण। फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, परागण होगा।
ये आप पास पास आ जाएंगे। परागण होने के बाद फिर क्या होगा, निषेचन होगा। पहले यहाँ पर लिख देते हैं, परागण हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा बेटा, निषेचन हो रहा है। निषेचन होने का मतलब है क्या हो रहा है बेटा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है। जब नर युग्मक, ये भी यन है, देखो इसकी सारी कोशिकाएं यन होगी, ये यन था तो यन में लगातार समसूत्री विभाजन होता जाएगा, तो ये सब भी कैसा होगा, यन यन ही होगा। तो यन वाला नर युग्मक यन वाले मादा युग्मक से मिलेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर एक संरचना बनेगी, कैसी, 2n। इस संरचना को हम कहेंगे ये क्या है, युग्मनज है। क्या है बेटा, ये आपका युग्मनज है, ठीक है। अब इस युग्मनज में फिर से क्या होगा बेटा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा तो 2n से 2n वाली संरचना बनेगी, यानी यहाँ पर जो विकास होगा वो किसका विकास होगा बेटा, यहाँ से विकास होगा भ्रूण का। फिर भ्रूण से क्या होगा बेटा, भ्रूण से एक नए पौधे का विकास होगा। फिर से क्या होगा, यहाँ पर समसूत्री विभाजन ही होता जाएगा। और जब 2n वाली में समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर कैसी संरचना बनेगी, 2n वाली। फिर इससे क्या होगा, भ्रूण से एक नए पौधे का विकास हो जाएगा। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसी के साथ साथ जब ये युग्मनज बनेगा तो निषेचन के बाद फिर किसका विकास होता है, साथ साथ ये जो आपका अंडाशय है ये फल में बदल जाता है। ये जो आपका बीजांड है ना, ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है आपके बीजांड बदल जाता है बेटा, किस में, बीज में। तो फल और बीज का भी विकास होता है निषेचन के बाद में। भ्रूण का विकास हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है। भ्रूण विकसित होकर क्या बनाता है, भ्रूण विकसित होकर एक नया पौधा बनाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, नया पौधा कैसा है, 2n है, तो फ्लावर भी कैसा होगा बेटा, 2n है। नर जनन भाग अभी भी कैसा है, 2n है, ये भी कैसा है, 2n है, ये भी कैसा है, 2n है, इसकी भी सारी कोशिकाएं कैसी हैं, 2n है। पराग कोश की सभी कोशिकाएं कैसी हैं, अभी 2n है, ये भी कैसे है, 2n। लघु बीजाणुधानी की कोशिकाएं कैसी होंगी, 2n होंगी। गुरु बीजाणुधानी की जो कोशिकाएं होंगी, इसको गुरु बीजाणुधानी लिख लो बेटा, ये कैसी होंगी, 2n होगी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका 2n है, ये भी 2n है। लेकिन जब आप गुरु बीजाणु को देखते हो तो गुरु बीजाणु कैसा हो जाता है, यन। लघु बीजाणु कैसा हो जाता है बेटा, यन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक आप चलते जा रहे हो, यहाँ तक, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक सभी क्या है, 2n है। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, यन वाली अवस्थाएं। देखो सब जगह यन वाली कोशिकाएं हैं, आधे गुणसूत्र वाली कोशिकाएं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अवस्था कौन सी है बेटा, ये अवस्था है आपकी युग्मकोद्भिद अवस्था। ये कौन सी अवस्था है, ये अवस्था है आपकी युग्मकोद्भिद अवस्था। और आप यहाँ से देखो, यहाँ से 2n होता चला गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक आते आते कैसा है, 2n है। तो 2n वाली स्टेज लंबे टाइम तक है कि नहीं है, तो 2n वाली लंबे टाइम तक है। इसी वजह से पुष्पी पौधे यानी फ्लावरिंग प्लांट कैसे होते हैं, बीजाणु उद्भिद होते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी अवस्था कैसी है, ये आपकी बीजाणु उद्भिद है। कैसी अवस्था है बेटा, बीजाणु उद्भिद अवस्था है, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर की बेटा इसमें समरी लिखी हुई है। आप अगर देखो गहरी निगाहों से तो आपको यहाँ पर पूरी समरी नज़र आएगी। एंजियोस्पर्म जब हम प्लांट पढ़ते हैं तो हमें जनन में क्या पढ़ना है, हमें जनन में पढ़ना है, हमको पता है लैंगिक जनन है तो उसमें क्या होगा, निषेचन होगा। तो निषेचन से पहले भी कुछ घटनाएं घट रही हैं। देखो निषेचन से पहले इतनी सारी घटनाएं हैं, ठीक है, निषेचन के बाद भी इतनी सारी घटनाएं हैं। तो हमें इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक तो निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं यानी निषेचन पूर्व अवस्था। बीच में क्या होगा बेटा, बीच में कहीं पर निषेचन होगा, ठीक है। ये इससे पहले कुछ घटनाएं घटेंगी जिनको हम कहेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है। उसके बाद निषेचन के बाद भी कुछ घटनाएं घटेंगी, बीज का निर्माण, फल का निर्माण, उसके बाद भ्रूण का विकास। तो ये सब क्या है बेटा, निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन के पहले घटनाएं, निषेचन के बाद घटनाएं, ठीक है। तो ये सारा हम पढ़ने वाले हैं बेटा इस चैप्टर में। पहले हम शुरू करेंगे निषेचन पूर्व घटनाओं से, शुरू करेंगे हम लोग फ्लावर से, फिर हम देखेंगे नर जनन भाग कैसा होता है, फिर हम लोग चलेंगे कहाँ तक, परागकण तक, फिर हम लोग देखेंगे मादा जनन भाग कैसा होता है, फिर यहाँ से चलते हुए हम कहाँ पहुँचेंगे, भ्रूण कोश तक। फिर हम लोग देखेंगे कि परागण की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे ये परागकण इस फीमेल के पास पहुंचता है, ठीक है, परागण की प्रक्रिया कैसे होती है। फिर ये समझेंगे कि निषेचन कैसे होता है, फिर ये देखेंगे कि युग्मनज बनने के बाद भ्रूण का विकास कैसे होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इस भ्रूण का पोषण करने के लिए भी एक संरचना बनती है जिसको आप भ्रूण पोष कहते हो,
एंडोस्पर्म जिसको आप कहते हो, ये सब भी पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो पूरा सिनारियो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आई होप बीजाणु उद्भिद और युग्मक उद्भिद आप समझ गए होंगे। युग्मक उद्भिद हमेशा कैसा होता है बेटा, वो यन वाली स्टेज होती है, बीजाणु उद्भिद हमेशा 2n। तो इसमें जहाँ जहाँ यन दिख रहा है, जहाँ जहाँ यन दिख रहा है वो युग्मक उद्भिद अवस्था है, और जहाँ जहाँ पर 2n दिख रहा है वो आपकी क्या है, बीजाणु उद्भिद अवस्था है। तो यहाँ से लेकर ये इतना पार्ट आपको यन दिख रहा है, ये आपकी युग्मक उद्भिद है। बाकी यहाँ से लेकर पूरी अवस्था कैसी है आपकी, ये बीजाणु उद्भिद अवस्था है। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा बेटा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम सीखेंगे बेटा क्या, हम सीखेंगे फ्लावर के बारे में। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपने नोट्स को इस चैप्टर से पूरा करिए, मतलब इस वीडियो के जो भी आपने रफली नोट्स बनाए होंगे उसको एक प्रॉपर अच्छे से नोट्स में ले आइए, और फिर कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर खत्म होते होते हम लोग कम से कम 100 MCQ तक लगा लें। 100 MCQ लगाने का मतलब है कि देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा आप लोग पढ़ाई करिए, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।